हेलो बच्चों। जो हमारा टॉपिक था चैप्टर थर्ड है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है 1950 से लेकर 1990 तक हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। जो हम लास्ट पार्ट में एग्रीकल्चर को पढ़ चुके हैं, अब इस पार्ट में इंडस्ट्री और ट्रेड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्री की। तो कहता है कि कोई भी देश है, यदि उस देश को प्रगति करनी है तो उसके लिए, जो किसी भी देश की प्रगति के लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उस देश का केंद्र बिंदु होता है, एपिक सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अधिक रोजगार अवसर कराता है एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में। लेकिन हम जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने जो भारत को इंडस्ट्री दी, उसमें जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ज्यादा पॉपुलर थी उसका अंत हो चुका था, और जो भारतीय लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो भी नाम मात्र की ही थी। तो भारतीय जो प्लानर और जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने सोचा, और फर्स्ट जो कुछ 5 ईयर प्लान थे शुरुआती, उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मेन रोल में रखा। और भारतीय प्लानर और पॉलिटिशियन ने ये महसूस किया कि इस देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक मैसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ये जरूरत केवल प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। इसके लिए जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसको मुख्य भूमिका में आना पड़ेगा। इसलिए पढ़ते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भाई कितना क्या क्या योगदान रहा। तो अब यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री है वो मुख्य भूमिका में होती है, और भारतीय प्लानर और पॉलिटिशियन ने ये सोचा कि जो इंडस्ट्री है उसको मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता, मार्केट सप्लाई और डिमांड पे नहीं छोड़ा जा सकता, और ना ही प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उस पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत अधिक जरूरी था। इसलिए हम उसे प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते थे, और कुछ कारण भी थे जिसकी वजह से जो स्टेट है, जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में आया। देखो पहला कारण क्या है। एक तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्यों होता है, क्योंकि बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसमें विच आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है, और उसको चलाया भी गवर्नमेंट के द्वारा ही जाता है। इसमें सारे डिसीजन सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, जो प्राइवेट लोग हैं वो तो प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं। अब बात आती है कि क्या कारण था कि देश की आजादी के समय जो भारतीय प्लानर और पॉलिटिशियन हैं 1950 से लेकर 1991 तक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका में रखा। एक तो कारण था लैक ऑफ कैपिटल। जो भारतीय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको एक बड़े पैसे की, मतलब बिग पुश, बड़े धक्के की जरूरत थी, बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और एक बड़े खर्चे की जरूरत थी। आजादी के समय यदि टाटा और बिरला केवल 1-2 घरानों को छोड़ दें तो देश में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, और ये कुछ घराने थे, कुछ इंडस्ट्रियां थी जो डेवलप हो चुकी थी, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सके। तो इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी हो गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो देश में प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर के भरोसे देश को छोड़ा जा सके। दूसरा कारण क्या था कि पब्लिक सेक्टर ने मुख्य भूमिका में आया, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरणा का अभाव। इसमें कहता है कि देश के अंदर जो लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट थी, देश के अंदर बाजार छोटा था, तो इसलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे
डिमांड, जब मार्केट का साइज कम है तो डिमांड भी कम रहेगी, इसलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे जिनके पास कुछ कैपिटल थी, कुछ फंड था, वो इन्वेस्ट करने में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि लो इनकम थी लोगों की, उसके कारण लो डिमांड थी। लो डिमांड है तो इसका मतलब क्या है, देश के अंदर मार्केट का साइज छोटा है। जब किसी देश में मार्केट का साइज छोटा होता है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करेंगे और इससे लो इन्वेस्टमेंट होगा, और जिससे क्या होगा, लो इनकम होगी। लो इनकम होने से फिर लो डिमांड, फिर साइज मार्केट कम, फिर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, ये जो दुष्चक्र है ये चलता रहता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, देश के अंदर डिमांड क्रिएट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका में आना पड़ा। इसलिए पब्लिक सेक्टर का चुनाव किया गया कि प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ा जा सकता, पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका में रखना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या था कि पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका में रखा गया, ग्रोथ विद जस्टिस। जो गवर्नमेंट है वो आजादी के बाद ये चाहती थी कि जो देश है सोशलिस्ट पैटर्न के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था को मुख्य भूमिका में रखते हुए, मतलब कि सोशल जस्टिस के साथ देश प्रगति करे। और गवर्नमेंट को पता था कि जो ये ऑब्जेक्टिव है ये प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो सोशल वेलफेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर फोकस करता है, बल्कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि देश के सभी वर्गों को साथ लेकर प्रगति की जाए। इसलिए जो वेल्थ कंसंट्रेशन है उसको डिस्कोरेज करना था, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको मेन भूमिका में रखा गया, ताकि जो देश है सामाजिक न्याय के साथ, सोशल जस्टिस के साथ प्रगति कर सके। अब बात आती कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ द इंडस्ट्री। कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जो कमांडिंग हाइट का मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो कहता है कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की होती हैं, जिनका स्ट्रेटेजिक रूप से इंपोर्टेंस होती है। इस इंडस्ट्री में आप ट्रांसपोर्ट को शामिल करते हो। यदि किसी देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, वो स्ट्रोंग होगा तो वो देश प्रगति करेगा। इसलिए पूरे ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी जो इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट थी। इसलिए उनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ही रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो कमांडिंग हाइट इंडस्ट्री है उनमें डिफेंस प्रोडक्शन को भी शामिल किया गया, क्योंकि डिफेंस को भी प्राइवेट हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता था। इसी बात को फॉलो करते हुए, पब्लिक सेक्टर को मुख्य भूमिका में रखते हुए गवर्नमेंट 1956 में एक रेजुलेशन लेके आई, एक प्रस्ताव लेके आई जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन कहते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट है उसने क्लियर डिक्लेयर किया कि जो गवर्नमेंट है वो मुख्य भूमिका में रहेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, देश के विकास के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रगति के लिए। तो जो ये रेजुलेशन है ये सेकंड 5 ईयर प्लान में लाया गया और ये सामाजिक न्याय के साथ एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी जो मुख्य भूमिका थी इस रेजुलेशन की वो इस प्रकार थी। इसमें क्या किया गया, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्री का। जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया। इसमें जैसे कि वो एरिया जहां पर केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा है, जो डिफेंस है, रेलवे है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एक तो ये क्षेत्र घोषित किया गया जिसमें केवल और केवल गवर्नमेंट ही भागीदारी करेगी। तो 3 क्षेत्र में बांटा, 3 श्रेणियों में बांटा। तो पहला तो ये होगा जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा वो एरिया जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल सेकेंडरी रोल में रहेगा, मुख्य भूमिका में पब्लिक सेक्टर ही रहेगा। जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है, इनमें जो खाद बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो खनन करने वाली इंडस्ट्री है, उनमें
गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करेंगे, पब्लिक और गवर्नमेंट प्राइवेट, लेकिन पब्लिक सेक्टर मुख्य भूमिका में रहेगा। और इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड में छोड़ जो मतलब कि इनको छोड़ दें तो बाकी बच गई वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दी गई। अब दूसरा जो सिस्टम है, जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन था, इसमें एक तो 3 भागों में इंडस्ट्री को बांटा गया। दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग व्यवस्था की गई। इसमें यदि कोई प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना है, प्राइवेट इंडस्ट्री मार्केट में आना चाहती है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया था कि जो लाइसेंस पॉलिसी क्यों इनकरेज की गई, ताकि जो देश के बैकवर्ड रीजन है, जो देश के पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको प्रमोट किया जा सके। और रीजनल इक्वालिटी के बेस पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाई गया, जिसमें क्या था इसके साथ साथ जो अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के जरिए जो गवर्नमेंट है रीजनल इक्वालिटी कैसे लेके आएगी, तो इसमें बताया गया है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। जो एरिया बैकवर्ड एरिया है वहां पे लाइसेंस आसानी से दे दिए जाते थे कंपैरिजन टू डेवलप एरिया में, तो ताकि लोग बैकवर्ड एरिया में जाके लाइसेंस से के सिस्टम को आसानी से लेने के लिए बैकवर्ड एरिया में काम कर सकें, और जो देश के रीजनल जो ग्रोथ है उसमें इक्वलिटी आ सके। उसके साथ साथ ही जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस तो लेना ही था कोई नई इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए ही, उसके साथ साथ यदि कोई न्यू इंटरप्राइजेज है जो अपने प्रोडक्शन को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, मतलब कि अपने आकार को अगर बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका भी उद्देश्य ये था कि जो सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जा सके, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू, और ओवरऑल विकास जो डेवलपमेंट है वो हो सके। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन है, जो पॉलिसी रेजुलेशन है, उसकी जो तीसरी मुख्य भूमिका थी, इसमें इंडस्ट्रियल कंसेशन रखा गया कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री को लगाते हैं, अपनी यूनिट्स को लगाते हैं, तो उनको औद्योगिक जो कंसेशन है वो दिया जाएगा। जो कंसेशन किस प्रकार का रहेगा, एक तो उनको टैक्स देने में छूट दी जाएगी, या उनके टैक्स की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो कम कर दी जाएगी। दूसरा, उनको पावर सप्लाई में बिजली की जो आपूर्ति है वो कम रेट पर, सस्ते रेट पर दिया जाएगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। अब बात आती है 1991 से पहले, 1991 से पहले जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इम्पोर्टेंस में रखा गया था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको महत्व दिया गया था। उसके पीछे कुछ कारण थे जो हम आगे पढ़ेंगे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जैसे आयरन और स्टील है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जो देश के लिए आधारभूत चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको रखा गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। जैसे कि लोहा है, जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, और जो छोटे उद्योग हैं जैसे कि उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा गया, ताकि वो रोजगार को जनरेट कर सकें, जो प्रमोट इक्वलिटी, सोशल जस्टिस कर सकें, और जो एरिया वाइज भी वो इक्वलिटी लेके आ सकें। आज के दौर में जिन जो इंडस्ट्री है उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। 1951 में प्लानिंग के समय ये जो लिमिट थी 5 लाख तक की थी, मतलब जो 5 लाख से जिसका कम इन्वेस्टमेंट है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानते थे। लेकिन अब जो 10 करोड़ जिसका इन्वेस्टमेंट है और सालाना टर्नओवर जो 50 करोड़ से कम है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मतलब कि छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उनकी इंपोर्टेंस को जो कार्वे कमेटी है उसने उसको रेखांकित किया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके इंपोर्टेंस को बताया था, और इसके इंपोर्टेंस को समझते हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मतलब कि मुख्य भूमिका में 1991 से पहले रखा गया था। जिसकी कुछ विशेषताएं ये थी, क्योंकि इसका मतलब कि क्यों इस पे विशेष ध्यान दिया गया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसकी जो मुख्य 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। आपको पता है बच्चों, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, एक स्मॉल, तो जो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं,
वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करती हैं, मतलब कि वहां पर लेबर अधिक होती है, लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। और जो दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का ज्यादा प्रयोग करती है, वो मशीनों का प्रयोग ज्यादा करती हैं। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में कहें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहां पर ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके, रोजगार। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि जो हमें अंग्रेजों से जो इकोनॉमी मिली थी उसमें देश के अंदर जो कैपिटल है उसकी डेफिशिएंसी थी, जो कैपिटल है उसकी कमी थी, और हमारे पास देश में लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी। तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने की जरूरत थी। उसके लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं वो ही मतलब कि हम इस्टेब्लिश करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिला सकते थे। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मुख्य भूमिका में रखा गया। दूसरी बात आती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। मतलब कि क्या है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, रुड़की स्टील्स है, ये वहीं पर ही इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहां पर रॉ मटेरियल, वहां पे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वहां पे उनके लिए कच्चा माल मिल जाता है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियों को क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की जरूरत होती है तो वो वहीं पे स्थापित होती हैं जहां पे अधिक मात्रा में, मतलब कि वहां पे कच्चा माल उनको मिल जाएगा। क्योंकि अगर वो दूसरे स्थान पर इंडस्ट्री को लेके आएंगी तो उनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं देश के सामूहिक, मतलब कि प्रत्येक एरिया को, ऐसा नहीं कि एक एरिया देश का डेवलप हो जाए दूसरा बैकवर्ड हो जाए, ऐसा नहीं है। देश के सामूहिक मतलब कि सभी एरिया में इनको स्थापित किया जा सकता है उस एरिया की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। तो ये रीजनल जो ग्रोथ है उसमें इक्वलिटी लेके आती हैं इसलिए, और इनमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मुख्य भूमिका में रखा गया। तीसरी जो बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू इक्विटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमने कहा कि जो छोटे उद्योग है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज्यादा प्रयोग करते हैं और उनमें क्या होता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरी हम बात कर रहे हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड होती हैं। मतलब कि क्या हुआ कि मान लो जो बड़े उद्योग हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, उनमें बड़े मतलब कि ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और कंपैरिजन टू जो छोटे उद्योग हैं उनमें थोड़े पैसे की, थोड़े इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो बड़े बड़े घराने करते हैं, उनके पास इकोनॉमिक पावर होती है तो वो और ज्यादा डेवलप होते हैं। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो समाज के सभी वर्ग को साथ लेके मतलब कि डेवलप होती है। क्योंकि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट किया जाए तो वहां पर डर होता है कि उनके पास आर्थिक पावर बढ़ती है, आर्थिक पावर बढ़ने से वो देश की राजनीति में इंटरफेयर करती हैं, देश के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका मिस यूज करती हैं। इसलिए और साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अधिक रोजगार डेवलप करती है, इसलिए वो इक्विटी क्रिएट करेगी, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में सामूहिक प्रगति होगी, सभी साथ डेवलप करेंगे। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इक्विटी ओरिएंटेड मानते हुए मुख्य भूमिका में रखा गया। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां हैं वो ऐसे डेवलप नहीं हो सकती थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो छोटी इंडस्ट्रियां होती हैं, उनमें थोड़े पैसे, थोड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यदि बड़े घरानों को, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज स्केल इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाता फ्री हैंड तो वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको डेवलप ही नहीं होने देते। इसलिए बड़े जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं उनको डेवलप होने के लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत थी, गवर्नमेंट के मतलब की सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए बहुत सी जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया कि इन एरिया में केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोडक्शन कर पाएगी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो एक्साइज ड्यूटी है और उनको जो कम रेट पर लोन उपलब्ध करवाया गया, एक्साइज ड्यूटी उनकी जो प्रोडक्शन पे लगती है उसको कम किया गया। तो बच्चों आज का यहीं तक पढ़ते हैं। हम एग्रीकल्चर को पढ़ चुके हैं, दूसरा टॉपिक हम इंडस्ट्री का पढ़ते हैं जो ट्रेड है और जो 1950 से लेकर
जो 1991 तक की जो पॉलिसी अपनाई उनके क्या अच्छे प्रभाव रहे, क्या बुरे प्रभाव रहे, कहाँ कमियां रही, कहाँ हम अच्छा कर पाए, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को आपके सपोर्ट्स की जरूरत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।